गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका मित्र विजेश राय। दोस्तों, जो हम लोगों ने PYQ की श्रृंखला स्टार्ट की थी, इसमें साइंस का एक चौथा लेक्चर है, जिसमें हम साइंस के जो चौथा पेपर था RRB ग्रुप डी का, उसमें हमने 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं और चौथा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले साइंस के हमने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं, उसमें आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला। एक लेक्चर में लगभग 550 के समथिंग लाइक व्यू आई, दूसरे लेक्चर में 350 के लगभग व्यू आए। इसी प्रकार से आप व्यू की संख्या बढ़ाते रहें। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। अगर जो भी गलती मैं कर रहा हूं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात है कि जो अभी पेपर हुआ था ALP का, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो पेपर होना था 19 तारीख को, वो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो 19 तारीख की जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कैंसिल कर दिया गया है। अब उसकी जो डेट होगी वो RRB की जो बोर्ड है उसके द्वारा फिर से अनाउंस की जाएगी। इसके बाद उसका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और जो टेक्निकल ग्रुप D है, ग्रुप 3 है, उसका भी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो आप RRB में तैयारी कर रहे हैं तो आप RRB में अच्छी तरह से लगे रहें, ठीक है। क्वेश्चन पहला जी है हमारा। क्वेश्चन पहला जी है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, जो क्या है, ऑप्शन ए क्या है, यकृत कोशिकाएं, दूसरा क्या है, बी है RBC, और सी क्या है, WBC, और डी क्या है, ब्रेन सेल या मस्तिष्क कोशिकाएं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, हमारा WBC है। क्या है, WBC है। WBC यानी कि इन्हें बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। जी क्या कहती हैं, अपने आकार को बदल सकती हैं, इनकी क्षमता होती है। अब हम जानते हैं WBC के बारे में और कुछ तथ्य जानते हैं, ठीक है, जो हमारे परीक्षा के हिसाब से क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं जानना थोड़ा सा, कि हम जानेंगे WBC के बारे में। दोस्तों, इसका जो पूरा नाम होता है वह होता है श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होता है, ठीक है। इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है। इसका जो जन्म होता है, क्या होता है, जो बर्थ होता है वो होता है किसमें, अस्थिमज्जा में होता है। किसमें, अस्थिमज्जा, ठीक है, अस्थिमज्जा में होता है। इसका जो लाइफ पीरियड रहता है या जीवन काल रहता है, जीवन काल वो लगभग रहता है 2 से लेके 4 दिन के बीच, ठीक है। कितना रहता है, 2 से लेके 4 दिन के बीच रहता है। जी किस प्रकार की कोशिका है, तो ये रोग प्रतिरोधी कोशिकाएं हैं, ठीक है। मतलब कि जो WBC होती हैं, इनमें लोगों यानी कि रोगों से लड़ने की क्या होती है, क्या कहती है, हिम्मत होती है, या हमें रोगों से क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। जो T लिम्फोसाइट कोशिका है वो भी क्या है, एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल ही है, ठीक है, जो किसके लिए उपयोग की जाती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करती हैं, ठीक है, या करती हैं या बढ़ाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने किसके 4 पॉइंट देख लिए। श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इनका जन्म अस्थिमज्जा में होता है, जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, और रोग जी किस प्रकार की कोशिका है, रोग प्रतिरोधी कोशिका है। साथ में एक पॉइंट इसमें हमने खुद देखा है, वो क्या है, अपने आकार में क्या सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब कि आकार में परिवर्तन, ठीक है,
परिवर्तन कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट हमने देखे किसके बारे में, WBC के बारे में। अब आपको बताना है कि जो RBC होता है इसका पूरा नाम क्या होता है और इसका जीवन काल कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, क्या निकालना अपन को, प्रतिरोधकता यानी कि कहाँ गया, ये है रेजिस्टेंसिटिविटी, निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है। क्या कहा है, मतलब कि किसी पदार्थ है, कोई पदार्थ है, उसकी जो रेजिस्टेंसिटिविटी है या प्रतिरोधकता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अब ये हम कैसे जान पाएंगे, ये जानने के लिए हमें क्या है, जो प्रतिरोध होता है उसके फॉर्मूला का पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, जो सूत्र होता है इसका रेजिस्टेंसिबिलिटी का मतलब प्रतिरोध यानी कि का सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या होगा, देखो जो इसका सूत्र होता है वो होता है क्या, जो होता है R इक्वल टू रो L/A होता है। ठीक है, आप जहाँ पर अगर हम बात करें, जो रो है वो क्या है, एक नियतांक है। आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ, नियतांक क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कहीं परिवर्तित नहीं होती है। L क्या है, L लंबाई है, क्या है, लंबाई है। और A क्या है, A है अनुप्रस्थ, क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी बात। अब देखो L क्या है, अब हमें देखना है, इसके ऑप्शन चेक करना है, क्या इनमें से दो में से कोई ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है। तो पहला क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इसमें है नहीं, तो टेम्परेचर गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, लेंथ, तो हाँ लेंथ इसमें हो जाएगा। अब क्या है, प्रतिरोध, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शन, तो ये भी नहीं होगा। मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये, हाँ आ गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी ए नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो सही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। आप ध्यान रख लेना, ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक है, तो बात हो गई है। तो मतलब कि जो इस समय अगर जी वाला फॉर्मूला याद है तो हम क्या निकाल लेंगे कि जो प्रतिरोध है या फिर क्या है रेजिस्टेंसिटिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो लेंथ पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी वाला है, मतलब निम्न धातुओं, क्वेश्चन क्या है, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता, हमें क्या करना है, इसकी अभिक्रियाशीलता, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इसकी क्या, रिएक्टिविटी, ठीक है, के अनुसार आरोही क्रम में, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, जमाना है। मतलब कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है और सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, इसमें बात करनी है। तो दोस्तों हमें इसकी एक टेबल होती है, अगर वो याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो हमें याद करना है। ठीक है, इसमें लगभग 13 तत्व होते हैं, जो सॉरी दोस्तों, इसमें क्या है, लगभग 13 तत्व होते हैं जो हमें याद करने हैं। सबसे पहले जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है वो क्या है, वो है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। फिर क्या आता है, फिर आता है सोडियम। क्या आता है, सोडियम। फिर आता है क्या, कैल्शियम। क्या आता है, कैल्शियम। फिर आता है मैग्नीशियम, शायद ऐसे ही कुछ है, हाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आएगा क्या, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम के बाद आएगा हमारा जिंक। फिर आएगा आयरन। आयरन के बाद आएगा लेड, पीबी। लेड के बाद आएगा हाइड्रोजन। क्या आएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आएगा क्या, कॉपर। हाँ कॉपर आएगा, Cu। फिर आएगा मरकरी, Hg। फिर आएगा सिल्वर, Ag। और लास्ट में क्या आएगा, गोल्ड। ठीक है, क्या आएगा, Au आएगा। ये क्या है, उसके संकेतक हैं। क्या है, संकेतक हैं। किनके, ये हैं जो हमने तत्वों के नाम लिए हैं, उनके संकेत हैं। जैसे पोटेशियम को हम
के से नोट करते हैं, जो सोडियम है उसे Na से, कैल्शियम को Ca से और मैग्नीज को Mg से, ठीक है, एल्यूमिनियम को Al से, जिंक को Zn से, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो ये कौन सा क्रम है? ये ऊपर से नीचे नीचे अगर हम जाएंगे तो ये क्या है, हमारा घटता हुआ क्रम है। जैसे जैसे हम नीचे तक जाएंगे इनकी जो क्रियाशीलता है क्या है, जो इनकी एक्टिव मतलब की जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें इसे याद करना है, एक ही इसका उपाय है कि आप इसे याद कर लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, देखो हम जो इसमें क्या दिया गया है, इसका क्रम दिया गया है कि मतलब कौन से तत्व के बाद कौन सा तत्व आएगा। तो सबसे पहला है क्या, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, जी यहाँ तो सही है, फिर क्या है, जिंक है, फिर क्या है, मरकरी है, फिर क्या है, कॉपर है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया है इसमें। तो सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम जो सही है, फिर सोडियम सही है, इसके बाद जिंक, मान लो जिंक यहाँ आ गए, फिर क्या आ रहा, फिर आ रहा है मरकरी, मरकरी जी है, फिर क्या आ रहा, कॉपर आ रहा। तो पहले कॉपर आना चाहिए था, फिर मरकरी आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बी वाला देखो चेक करो, इसमें क्या है, पहले क्या है, पोटेशियम, फिर क्या है, सोडियम ये सही है, फिर जिंक, जिंक मान लो कि ये यहाँ पर आ गया, जिंक सही हो गया। इसके बाद फिर क्या आया, कॉपर आया, कॉपर सही हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आया, Ag यानी कि सिल्वर आया, फिर क्या आया, Hg, तो यहाँ पर फिर गलत हो गया। पहले क्या आना चाहिए था, Hg आना चाहिए था, फिर Ag आना चाहिए था, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखो ये फिर क्या है, ये है पोटेशियम है, फिर जिंक है, मतलब कि जिंक कहाँ आ गया, जी आ गया हम, ठीक है। फिर क्या है, कॉपर, कॉपर ठीक है। इसके बाद क्या आया, मरकरी, मरकरी ठीक है, फिर क्या है, सिल्वर, तो ये ठीक रहेगा। मतलब कि पहले सोडियम, फिर जिंक, फिर कॉपर, जिंक के बाद क्या आएगा, कॉपर, फिर क्या आएगा, मरकरी, फिर क्या आएगा, सिल्वर, ये सही रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर जिंक, फिर क्या आया, कॉपर, जिंक के बाद कॉपर जी सही है, फिर क्या आया, मरकरी, मरकरी सही है, फिर Ag, सिल्वर जी भी सही रहेगा। लेकिन इसमें कोई एक तो गलती करना पड़ेगा वन को, तो कोई यहाँ क्या तो मिसप्रिंट हुआ है या कुछ गलती हुई है, यानी कि अगर यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ ए कर देंगे तो जी गलती हो जाएगा और जी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान रखना क्या होगा, डी होगा। कब, जब हम यहाँ पर क्या करें, CA लिखें तब, ठीक है। क्या लिखें, CA लिखें, तब इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। और साथ में हमें जो इसका क्रियाशीलता का क्रम है, क्या सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो सोडियम है, और सबसे कम कौन सा है, कौन सा है, तो ये गोल्ड है। गोल्ड दोस्तों आपने देखा होगा, सुना होगा कि लाखों सालों तक क्या जमीन में पड़ा रहता है, जैसा जैसा अपन रख देंगे वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। आप सुनते हो कि वहाँ पर गोल्ड निकला हुआ है, वहाँ पर ये चीज़ हुई है, तो वो क्यों निकल आता है, मतलब क्यों मिल जाता है, क्योंकि वो जमीन के किसी भी एलिमेंट से क्रिया नहीं करता है, इसलिए हमें ज्यों का त्यों अवस्था में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जो सिल्वर है वो इससे कम क्रियाशील मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। और जो मरकरी है वो उससे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब और आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत युक्त ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, मतलब कि हम कौन सी ऊर्जा की इकाई का उपयोग किसमें करते हैं, कॉमर्शियल रूप में करते हैं। जैसे जो आपके घर में मीटर लगा रहता है, उसमें जो बिल आता है वो किस आधार पर आता है, तो उसका जो आधार रहता है किलोवाट पर घंटा, क्या, किलोवाट पर घंटा, ठीक है। जी इसकी क्या है, वाणिज्यिक इकाई है, ठीक है। ऊर्जा की इकाई जूल भी है, कैलोरी भी ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊर्जा की इकाई है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है, गार्ड कोशिका प्रक्रिया में शामिल है, मतलब कि जो गार्ड कोशिका होती है वे किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है परिसंचरण की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है भोजन का परिवहन करना, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स, और डी क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रक्रिया। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो डी सरासर गलत है, क्योंकि ये क्या है, उष्णकटिबंधीय कोई प्रक्रिया नहीं होती है, ये क्या है, वनों के एक प्रकार है। अब बचे 3 प्रक्रियाएं, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने जो पेड़ होते हैं उनकी क्या होती हैं, पत्ती होंगी, ठीक है। क्या होंगी, पत्ती होंगी। पत्ती कैसे होती है, मान लो ये वाली पत्ती है पेड़ की, ठीक है। ये एक पेड़ की पत्ती है, इसमें इसकी मेन
रेड करती हुई पार्ट है जिस प्रकार से इसमें लाइन खिंची हुई है, ठीक है जी है। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं बीच बीच में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं और दोनों साइड होते हैं, ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं, ठीक है। जो रंध्र होते हैं इनके जो, जैसे अगर कोई मानेगा जी क्या रंध्र है, रंध्र के दोनों साइड क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों कोशिकाओं को, जैसे जे कोशिका है, एक जे मान इससे देख लेते हैं, जैसे एक कोशिका जी है, एक कोशिका जी है, इन दोनों को कहेंगे क्या, गार्ड कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, गार्ड कोशिका, अब कोशिका, ठीक है। अब जी बताओ आप कि गार्ड का काम क्या होता है, मतलब क्या करना, प्रोटेक्शन करना। अगर आप कहीं मॉल में या बैंक में गए होंगे तो जो गार्ड खड़े रहते हैं भैया, वो क्या कहते हैं, गेट खोलते हैं और बंद करते हैं, ठीक है। वही काम कहाँ होता है, इसमें होता है किसका, गार्ड कोशिका का काम होता है। अब जो क्या है हमारा स्टोमेटा है जी, क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। क्या है, ये क्या है, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा है। अब जो स्टोमेटा है वे क्या होते हैं, वे कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो वे उन्हें क्या होता है, बार बार खुलना और बंद होना पड़ता है। तो ये काम कौन करता है, जो हमारे गार्ड खड़े हुए हैं, मतलब कि जो हमारी गार्ड कोशिका है वो क्या होती है, बार बार बंद होती हैं, फिर खुलती हैं, बंद होंगी, खुलेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि क्या है, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार खड़ी हुई है, उसमें जो साइड लेंस लगे, दर्पण लगे होते हैं, उसमें देखा कि एक जो बस है, बस यहाँ से दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है, और कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा है, अगर हम बात किसी कर रहे हैं तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, मतलब कि उत्तल दर्पण की, अब उत्तल दर्पण में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसमें समझो, पहले सबसे पहले इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा रहता है, छोटा रहता है। छोटा मतलब एक आध अब्बा छोड़ के छोटा रहता है। दूसरा क्या होता है, इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, जो हमारे साइड मिरर होते हैं, मतलब जो ट्रैफिक में साइड में, मतलब कि जो गाड़ी में मिरर उपयोग किए जाते हैं, इसीलिए उपयोग किए जाते हैं। अगर इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो आपको बस बात किसी कर रहे हैं, बस की बात कर रहे हैं, बस को मिरर में देखना है। अगर इसका प्रतिबिंब बड़ा बढ़ेगा तो फिर बस कितनी बड़ी दिखेगी, वैसे इसका आकार बड़ा होगा तो क्या वो मिरर में आ पाएगी, नहीं आ पाएगी ना। तो हमेशा इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, आभासी होगा, आभासी, ठीक है। कैसा होगा, आभासी होगा। और क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा। ये 3 चीजें आप समझ लेना, ठीक। अब देखो, जब हम जो उत्तल लेंस की बात करेंगे, मतलब कॉन्वेक्स दर्पण की बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ये होता कैसा है, इस टाइप से होता है कॉन्वेक्स दर्पण। यहाँ क्या रहता है, पॉलिश रहता है। क्या रहता है, पॉलिश रहता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये होगा इसके बीच की लाइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर पोल होगा, पी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा, एफ। यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। एक फोकस इसमें से यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि इससे काट के बनाएंगे। यहाँ पर एक सेंटर होगा, ठीक है, एफ ले दो हम, ठीक है। अब हमें इसकी चिन्ह की बात करना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो किस पर डिपेंड है, चिन्ह पर डिपेंड है। अगर आपको चिन्ह परिपाटी पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको चिन्ह परिपाटी पता नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप 9th की एनसीईआरटी देखना, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब चिन्ह कैसे पता होता है, देखो ये समझो। जैसा हम चतुर्थांश में कहते हैं ना, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, सेम इसमें होता है। अगर हम इस साइड कोई वस्तु लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इस साइड लेंगे तो निगेटिव रहेगी, ठीक है। अभी दो साइड देखो, मतलब कि अगर हमने कोई वस्तु यहाँ रखी तो उसमें हम किसमें लेंगे, नेगेटिव में लेंगे।
और अगर इस साइड रखेंगे तो पॉजिटिव में रहेंगे। अगर वस्तु ऐसी खड़ी की है, इस प्रकार से खड़ी की है, तो इसमें किसमें आएगा, किसमें आएगा, तो ये किसमें आएगा, ये आएगा नेगेटिव में। और अगर नीचे खड़ी करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये बात समझ में। अब तो ये हो गई इतनी बात। अब हमें क्या आना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि आपको दर्पण सूत्र भी आता हो। ठीक है, क्या आता हो, दर्पण सूत्र आता हो। ठीक है, क्या आता हो, दर्पण का फॉर्मूला आता हो। तो इसको हम दो पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र दोस्तों, ठीक है, दर्पण सूत्र। अब क्या होता है, 1/f बराबर क्या होगा, 1/u प्लस 1/v। अब इसके जो इसमें जो संकेतक उपयोग किए गए हैं, f क्या है, तो ये है फोकस लंबाई है। क्या है, फोकस लंबाई। ठीक है, इसके बाद u क्या है, तो दोस्तों u क्या है, u है वस्तु की स्थिति, जहां वस्तु रखी हुई है, वस्तु की स्थिति। ठीक है, इसके बाद v क्या है, तो दोस्तों v जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी। की दूरी। ठीक है, जी आ जाएगा। अब इसमें किस प्रकार से आएगी, f कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो जो उत्तल लेंस होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें जो f का मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो कहाँ साइड होगा, हमारा f कहाँ होगा, फोकस साइड होगा। तो f किस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा हमारा। ठीक है, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा f। तो इसमें जो हम वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, अब इसका मान कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, इसके बाद u की बात कर लेते हैं। अब वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु मिरर की इस साइड रखी होगी ना। ठीक है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब वस्तु कितनी दूरी पर है, तो 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहां हम किस में लेंगे, वस्तु की स्थिति क्या आएगी, 3 मीटर। जी किस में आएगी, माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, 3 मीटर। ठीक है, अब प्रतिबिंब जी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ कोष्टक लगा दो, प्रश्न चिन्ह वाचक चिन्ह लगा दो। अब इसमें वैल्यू लगा दो। जो हमें मान लो समीकरण नंबर 1 है, जी स्थिति वहां नहीं करना है इतना सॉल्व, क्योंकि वहां तो आपके तो माइंड में है, जी बस इतना लिखना है यहाँ तक। इसके बाद आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, 1/f। अब f का मान कितना है, जी हमारे पास कितना 2 है, तो 2 रख दो, बराबर 1/u। u का मान कितना दिया गया है, -3। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है 1/v। हमें v का मान निकालना है। अब जे हम क्या करेंगे, इसका 3 का इस साइड पक्षांतर करेंगे। जब हम पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/2। और जो किस में है, माइनस में है 3। पक्षांतर करेंगे किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो प्लस 1/3 हो जाएगा। जो किस बराबर होगा, 1/v के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। द्वितीय 6, यहाँ पर 3 आएगा और 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ आएगा 1/v। ठीक है, अब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5, 5/6 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें v का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसमें इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें v का मान निकालना है, तो इसमें पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो 5 का देंगे 6 में भाग, तो एक बार जाएगा, 5 एकम 5, दशमलव आएगा, भागनाष्टक बिंदी, तो बचेगा 1, हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। मतलब जो v की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1.2 आई। अब कोई चिन्ह तो इसके साथ आया नहीं है, जब चिन्ह नहीं आएगा तो क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। जब चिन्ह नहीं आएगा तो प्लस माना जाएगा। और प्लस कहाँ आता है हमारे इसमें, जी आता है इस साइड। तो मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में, मतलब कि उत्तल दर्पण में, मतलब कि दर्पण के अंदर बनेगा। जब प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और अब सारी आभासी बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
तो अब देखो इसमें आंसर क्या है हमारा। आंसर पहला क्या लिखा हुआ है, दर्पण के सामने 1.2 की दूरी पर, ये गलत हो जाएगा, सामने नहीं बनेगा, पीछे बनना है, ठीक है। दूसरा क्या है, दर्पण के सामने 0.83 की दूरी पर, ये पहले से गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या, दर्पण के पीछे कितने, 1.2 मीटर की दूरी पर। हमने इसे सॉल्व कर लिया है, एक बार फिर से इसे देख लो, ठीक है। कैसे सॉल्व किया, ये देखो पहले क्वेश्चन, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की 3 प्रॉपर्टी होती हैं। छोटा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, आभासी होगा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। फिर हमने देखी क्या, उसकी चिन्ह परिपाटी देखी, मतलब कि चिन्ह कहाँ आएगा। तो जो हम चिन्ह देखते हैं, इस साइड क्या आता है, प्लस आता है, इस साइड माइनस आएगा, ठीक है। इतना हमारा काम चल जाएगा अभी हाल में, ठीक है। फिर हमें आ जाइए क्या, दर्पण सूत्र आना चाहिए। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v होता है। f क्या है, फोकस लंबाई है, v u क्या है, वस्तु की स्थिति है, और v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी। फोकस लंबाई हमेशा किसमें आएगी, उत्तल दर्पण की बात करेंगे हम तो प्लस में, हाँ प्लस में आएगी, और जो वस्तु की स्थिति आएगी वो दर्पण के इस साइड रखी होगी, यानी कि माइनस में आएगी। इसके बाद हम इसके मान रखेंगे, और मान रखने के बाद जो v का वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.2 आएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमने बता दिया कि आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझ चुके होंगे, तो अब इसकी जाके घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे साथ में, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पेयजल को कीटाणु मुक्त करना, बनाना, सोडा एसिड अग्निशामक में, ठीक है। इसके बाद क्या है, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में, और नेक्स्ट क्या है, केक केक या बेकिंग में होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले समझो कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, ठीक है। जो होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, CaOCl2, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इसका ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, और इसका पहला जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है किसमें, तो पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। किसमें, पहला जो ऑप्शन सही है, ठीक है। पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। और ये क्या, उद्योगों में क्या करता है, ऑक्सीकारक का काम भी करता है, अभिगमक का भी काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपचायक है और ऑक्सीकारक भी है, ठीक है। क्या है, अपचायक और ऑक्सीकारक, ठीक है। अब दो इसके उपयोग हो गए, तो यानी कि जी भी सही हो जाएगा। अब जो क्या है, सोडा एसिड अग्निशामक में उपयोग किया जाता है, तो जी नहीं किया जाता है। इसमें हम जो खाने वाला सोडा है, ठीक है, जी क्या है, जी धावन सोडा, क्या है, धावन सोडा है, जी धावन सोडा, ठीक है, सोडा, ठीक है। लेकिन जो खाने वाला सोडा है, सॉरी इसको थोड़ा सा छोड़ोगे, ठीक है। तो जो जी वाला सोडा जो है अग्निशामक में है, इसमें खाने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन आरआरबी ने मात्र ऑप्शन नंबर 4 को सही माना कि जो केक में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें केक में भी नहीं किया जाता है, और अग्निशामक में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग मीन्स क्या होता है, मतलब व्यंजन कर देना, व्यंजक, क्या है, व्यंजक। अब व्यंजन का हम अगर बाय शब्द का ऑपरेशन करेंगे तो क्या बचेगा, यह बचेगा बी, और यह क्या रह जाएगा, रंजक, मतलब कि जो रंग को खत्म कर दे वो कहलाएंगे क्या, व्यंजक कहलाएंगे, मतलब कि जो रंग उड़ा दे उन्हें कहेंगे व्यंजक। तो यही तो काम करता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। जैसे अगर जल में क्या है, कोई कीटाणु क्या, कोई अशुद्धि मिली हुई है, तो हमें साफ करना है, तो क्या करेगा, उसका कलरलेस होता है वाटर, तो वो कलर खत्म कर देगा, मतलब कि जो अशुद्धि है उसे भी खत्म कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसमें करते हैं, कपड़ा उद्योग में भी उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, ये क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती और लेनिन के व्यंजन में, ठीक है, करते हैं। कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने में करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में काम करता है, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी काम करता है। जिसका एनसीईआरटी का था, कटिंग है ये, आप वहां जाकर ही पढ़ सकते हैं, ठीक है।
इतनी बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस, क्या है, इस बैठ को देख लेना, क्या है, फेगोसाइटोसिस है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। वह कौन सी तकनीक है, ठीक है, सीधी बात जी है। ऑप्शन ए क्या है, कॉन्डम का उपयोग करते हैं हम, कॉपर टी का उपयोग करते हैं, या सर्जरी करवाते हैं, या गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते हैं। तो जो इसमें जो आंसर पहले है ए, पहली बात कर लेते हैं हम कॉन्डम का, ठीक है, कंडम, ठीक है जी। क्या था, ये दोनों प्रकार के होते हैं, एक महिलाओं के लिए होता है और एक पुरुषों के लिए होता है। ये दोनों क्या कहते हैं, जो हमारे शुक्राणु हैं उन्हें रोकते हैं, मतलब विरोधक का काम करते हैं, सिर्फ क्या है, ये विरोधक है, विरोध करता है, ठीक है, शुक्राणु क्या कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है, ये काम करता है। इसके बाद क्या है, कॉपर टी, ठीक है, ये क्या काम करती है, ये क्या करती है, ये इसे जो महिलाओं का गर्भाशय है उसमें फिक्स किया जाता है, ठीक है। इसमें एक बैड यूज किया जाता है IUT, ठीक है, IUT। और IUT का जो फुल फॉर्म होता है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या होता है, ये क्या है, एक ईट्राइटोराइज डिवाइस है, ठीक है, क्या है, ईट्राइटोराइज डिवाइस है, ठीक है, जो महिला का गर्भाशय है उसमें से फिक्स कर दिया जाता है, जिससे जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद सर्जरी है, सर्जरी में क्या होता है, सर्जरी इसमें दो प्रकार की होती है सर्जरी, एक पुरुष भी करवा सकता है नसबंदी, और महिला भी नसबंदी करवा सकती है। इसमें एक सर्जरी में क्या होता है, एक होता है ट्यूबल लाइसोसिस और एक होता है बासेक्टोमी, ठीक है, कहा है बासेक्टोमी होता है, एक ट्यूबल लाइसोसिस होता है, ठीक है। तो दो चीजें उपयोग की जाती हैं, पुरुषों के लिए और महिला के लिए, महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। एक होता है गर्भ निरोधक गोली, ठीक है, क्या है, गोली है। तो गोली जो होती है ये क्या कहती है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है क्या, एस्ट्रोजन होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है। इन दोनों को रोकने का काम करती है कौन सी गर्भ निरोधक गोली, ठीक है। तो ये काम करती है गोली, ठीक है। हमें तीनों के बारे में जाना, सबसे पहले कॉन्डम के बारे में जाना, फिर कॉपर टी के बारे में जाना, फिर सर्जरी के बारे में जाना, फिर गोली के बारे में जाना। अब देखो इसे सेट कैसे करते हैं, तो ये एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर ये कॉपर टी लगा दी गई है, ठीक है, साइड से पैक किया गया है और यहाँ से ये बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ठीक है। देखो, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है, मतलब कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं उनका जो लिंग रहता है कि पुरुष है कि महिला है, नर है या मादा है, उनका अनुवांशिक रूप से निर्धारण नहीं होता है। जो मनुष्य का निर्धारण अनुवांशिक रूप से हो जाता है, मतलब जब जन्म लेता है तो उस टाइम पता चल जाता है कि जो मनुष्य है वो महिला के रूप में जन्म हुआ है या पुरुष के रूप में हुआ है, ठीक है। बहुत से जीव हैं उनका जो निर्धारण बाद में होता रहता है, ठीक है। जैसे इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले क्या है, घोंगा, दूसरा है तितली, तीसरा है गौरैया और चौथा क्या है, सलभ। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है घोंगा, क्या है, घोंगा। जो घोंगा होता है ये क्या है, ये है इसके जो लिंग का निर्धारण है वो क्या है, जन्म से नहीं होता है, ठीक है। क्या है, लिंग का निर्धारण क्या है, जन्म से नहीं होता है, ठीक है। ये क्या कहता है, जलवायु के अनुसार जलवायु के अनुसार लिंग का निर्धारण करता है। इसकी जो खोज की थी उनका वैज्ञानिक का नाम था क्या, उन वैज्ञानिक का जो नाम था, इसकी जो जिसने खोज की वो लिसाका, क्या नाम था, लिसाका, ठीक है, लिसाका। इन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इनने जो बताया था कि जो क्या रहता है, जो घोंगा रहता है, पहले जब अंडा जब इसका मतलब कि जब प्रजनन प्रक्रिया होती है, क्या होती है, प्रजनन प्रक्रिया होती है, तो उसके समय पहले जो नर रहता है अंडा देगा
पहले मादा रहेगा, अंडा देगा, फिर नर की भूमिका निभाएगा। ठीक है, क्या रहेगा? प्रजनन प्रक्रिया में क्या रहता है जी? पहले रहता है नर, ठीक है, फिर अंडा देगा और बाद में किसकी? मादा की भी भूमिका निभाएगा। ठीक है, मादा, मतलब कि प्रजनन के टाइम पर इनका लिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कौन से पक्ष वो है? तो ये घोंगा है। ठीक है, घोंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है सेम एज इट इज बैठ दिया गया है। ठीक है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है। 10 क्या है? समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होता है? मतलब एक होता है धात्विक गुण और एक होता है आध्यात्मिक गुण। जिसमें सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होगा उसमें सबसे कम क्या होगा? सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होगा उसमें सबसे कम धात्विक गुण होगा। ये बात हम जानते ही हैं। ठीक है, तो जो समूह 16 है, समूह 16 है समूह, ठीक है, ये कौन सा परिवार है? ऑक्सीजन परिवार है। क्या है? ऑक्सीजन परिवार। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार में कौन से तत्व आते हैं? ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, इसके बाद सेलेनियम आता है, फिर क्या आएगा? टेलोनियम आएगा, फिर क्या आएगा? पोलोनियम आएगा। इतने तत्व आते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है जो क्या है? सबसे अधिक क्या होता है इसकी? सबसे अधिक क्या है? सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण इसमें होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं, गुण होंगे। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब कि अगर हम ऑक्सीजन से सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोनियम, फिर पोलोनियम में जाएंगे तो इसके जो क्या है आध्यात्मिकता का गुण है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आध्यात्मिकता का गुण, क्या? आध्यात्मिकता का गुण कम होता जाता है, अब ये ऑक्सीजन क्या है? गैस है, सल्फर, ये सब क्या है? धातु है। ठीक है, अब देखो ये है, इसका डिपेंड किस पे करता है? तो इसका जो आकार होगा, आकार और इसकी क्या? विद्युत ऋणात्मकता, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आकार पर निर्भर करेगा और किस पर करेगा? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अब आकार कैसे डिफाइन होगा? जैसे जैसे उनके क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते जाएंगे या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तत्वों में, तो उनका आकार भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद जैसे ऑक्सीजन का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, जो इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या देती है? प्रवृत्ति देती है। ठीक है, तो क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता इसकी क्या होगी? सबसे अधिक होगी। ठीक है, परमाणु का आकार क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि इसमें कितने हैं? ऑक्सीजन में वो 8 होता है इसका परमाणु क्रमांक, इसका सल्फर का ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद सेलोनियम आएगा, टेलोनियम आएगा, इनके और ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है, ये है, तो ये हमारा क्या है? 8वां परिवार है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम और पोलोनियम। ठीक है, इसका कितना होता है? 8 कितना जोड़ दो? 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 2 यहाँ कितना जोड़े? 8। ठीक, 8 दूनी 16, फिर 8 जोड़ दो, 16, 8 कितना हो जाएगा? छोड़ दो इसे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का जी रहा। एक छात्र किसी गोली दर्पण का उपयोग करके एक कागज का पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है तो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? यह क्या है? अवतल गोली दर्पण है। तो ये क्या होगा? अवतल दर्पण तो होगा, क्योंकि हमें क्या करना है? जो प्रकाश है किसी एक बिंदु पर फोकस करना है। ठीक है, मान लो जी हमारे क्या है? इंसिडेंट रे है, ये रे यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, लेकिन जाए कहां पर? एक बिंदु फिक्स कर लिया कि ये सबकी सब टकराने के बाद यहाँ पर चले जाए। ठीक है, आए कहीं से लेकिन जाए कहां पर? यहां पर जाए। ठीक है, तो ये क्या है? आपतित किरण है। जी क्या है? आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक है, ये क्या है? परावर्तित किरण है, किरण। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है? अब ऑप्शन क्या है?
इसकी गोलीय लंबाई धनात्मक होगी। अब देखो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी देखा था कि हम कैसे चेक करते हैं इसकी लंबाई धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ये एक क्या है, दर्पण है। अब हम जो देखेंगे इसकी चिन्ह परिवर्तन में क्या देखते हैं, इस साइड जो चीज रहेगी वो क्या रहेगी, धनात्मक, और यहाँ रहेगी वो ऋणात्मक रहेगी। तो क्या इसकी जो गोली लंबाई है वो धनात्मक, इसकी क्या फोकस लंबाई धनात्मक होगी। फोकस कहां पर होगा, इस पर। ये क्या है, पोल है, और फोकस कहां होगा, लगभग यहां पर होगा। और ये क्या है, सेंटर है और कर्वेचर है। तो फोकस क्या है, इसका ऋणात्मक है, ना कि क्या है, धनात्मक है। यहाँ क्या आएगा, फोकस आएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर फोकस है जो क्या है, ऋणात्मक है। तो क्वेश्चन जो हो जाएगा गलती, पहला सही है। यह एक अभिसारी लेंस है। अभिसारी दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है वही, सॉरी, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जी ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है, जो अवतल दर्पण होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब तो हमारा मतलब कि जो पहला पॉइंट था जी सही हो जाएगा और जी सही हो जाएगा, यानी कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए और सी दोनों सही हो, तो कौन सा है, जे, ए और सी, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। एक छात्र, अब हमें क्या सीधा हमने क्या किया, इन तीनों जो ऑप्शन दिए गए थे इन्हीं से अपने आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। मतलब कि हमें क्या करना है, प्रेरित धारा, और प्रेरित धारा के क्या करना है, दिशा का निर्धारण करना है, दिशा का निर्धारण। ठीक है, फैराडे का जो नियम है वो ही प्रेरित धारा से संबंधित है। और जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, सॉरी हाँ, फ्लेमिंग का जो नियम है किसका, दाएं हाथ का, वो भी किससे संबंधित है, प्रेरित धारा से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन है, पहले आंसर देखो, इसका आंसर क्या रहेगा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। इसमें क्या होता है दाएं हाथ के नियम में, कि हमारे पास क्या होता है, देखो दाएं हाथ के नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, दाएं हाथ के नियम की बात कर रहे हैं। ये हमारा दाएं हाथ है। ठीक है, ये क्या है, अंगूठा है, ये क्या है, तर्जनी है, और ये क्या है, मध्यमा है। क्या है, मध्यमा है। हमें इसमें क्या होता है, मान लो दो चुंबक है, एक चुंबक एन जी है और एक ध्रुव जी क्या है, एस जी है। तो हमेशा इसमें जो चुंबकीय रेखा है हमेशा कहाँ जाती है, एन से एस की ओर जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है, एन से एस की ओर गति करती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या रख देंगे, मतलब कि कोई ऐसा पदार्थ रख दिया, या मान लो कि कोई वस्तु रख दी, तो ये क्या करेगा, चुंबकीय रेखा है, इसे काटेंगे तो क्या करेगा, इसमें भी क्या, इसे भी चुंबकित कर देंगे, इसमें भी एक धारा प्रवाहित होती जाएगी। अब हमें इसकी क्या निकालना है, प्रेरित धारा निकालनी है, कि इसकी दिशा कैसे होगी। तो हम जो हमारे पास क्या है, तीन चीजें हैं, एक क्या है, मध्यमा है, जो मध्यमा है, और ये तर्जनी है, और ये क्या है, हमारा अंगूठा है। इसको हम इस प्रकार से सेट करते हैं कि इन तीनों के बीच में जो एंगल रहे वो कितना डिग्री का रहे, 90 डिग्री का रहे। जैसे अगर हम मानते हैं ऐसे सेट कर लें, तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। जो हमारा अंगूठा है, जो तर्जनी है और जो मध्यमा है, ये अलग अलग चीजें को डिफाइन करती है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें अंगूठा की, तो अंगूठा कुंडली की गति को डिफाइन करता है, कि जो कुंडली की गति होगी वो अंगूठा डिफाइन करेगा। इसके बाद जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिफाइन करती है। इसके बाद जो मध्यमा होती है वो क्या करती है, प्रेरित धारा को डिफाइन करती है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिफाइन करता है जे, यानी कि भाई तर्जनी, तो तर्जनी इस प्रकार से हो जाएगा, और जे क्या है, इसमें कुंडली के साथ डिफाइन होगी। तो जो वाला जो मध्यमा है वो क्या डिफाइन करेगा, मध्यमा हमारा प्रेरित धारा, यानी कि जो इंडक्ट करंट है वो डिफाइन करेगा। तो इसकी इंडक्ट करंट कहाँ होगी, मतलब बोर्ड के अंदर होगी, क्या होगी, बोर्ड के साइड में होगी इसके प्रेरित करंट। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या है, हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसमें आपको याद रखना है MRI, क्या रखना है, MRI को याद रखना है। ठीक है, इसमें बस तीन चीजें होती हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है अंगूठा, क्या होता है,
अंगूठा, और जो हमेशा किसमें है, मतलब हमारे तीनों जो क्या है MRI यानी कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों किसमें कितने डिग्री का कोण बनाएंगे आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे हम इसको फैलाएंगे तो इन दोनों के बीच में कितने का कोण है, जे 90 डिग्री है, इसमें जे 90 है, इसमें 90 है, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इससे हम क्या निकालते हैं, प्रेरित धारा निकालते हैं। और जो हमारा जनरेटर होता है, क्या होता है, जनरेटर, जनरेटर, ठीक है। जनरेटर का काम क्या रहता है, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है वो इसे किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है, जनरेटर करता है, ठीक है। अब देखो तो हमने बताया कि जो हमारी 3 उंगलियां होंगी वो किस प्रकार से होंगी, अंगूठा क्या बताएगा, जो कुंडली की दशा उसको, जो हमारी मध्यमा है वो क्या बताएगी, मध्यमा बताएगी हमारी किसकी, प्रेरित करंट, मतलब प्रेरित धारा की दिशा, इंडक्ट करंट की दिशा, और जो हमारी तर्जनी है वो बताएगी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो रही है, इस साइड हो रही है, और जो किसको बताएगा, मतलब कि कुंडली की दिशा बताएगा, और जो हमारी मध्यमा है वो बताएगी प्रेरित धारा, इंडक्ट करंट की दिशा बताएगी, ठीक है। अब ठीक है, जिसका बताएगा हमारा कुंडली की गति की दिशा। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाओ किस पर, तर्जनी पर, जी क्या बताएगी, ये बताएगी हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। इसके बाद जाओ मध्यमा, जी बताइए क्या, प्रेरित धारा, ठीक है, प्रेरित धारा। तो हमने इसमें क्या निकाला, प्रेरित धारा की दिशा निकालनी थी, ठीक है। इंडक्ट करंट की बात कर रहे थे, किसमें, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, किसका, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो जी हमने समझा कि जो दाएं हाथ का नियम है वो किसके लिए होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करने के लिए होता है दाएं हाथ का नियम। अब बाएं हाथ का नियम किसके लिए हुआ, जब हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, यानी कि जो विद्युत मोटर होती है वो बाएं हाथ के नियम पर काम करती है, और जो हमारा जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन भी बता देता हूं। एक क्वेश्चन है आपसे कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसमें अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा किस किस चीज को डिफाइन करती है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, मतलब कि हमें एक अभिक्रिया दी गई है उसे संतुलित करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेरियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इससे बन क्या रहा है, जी क्या है, जी हमारे जो ठीक है, ये क्या है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, बना क्या है, बेरियम क्लोराइड बना और एल्यूमिनियम सल्फेट बना हुआ है, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। क्यों करना है संतुलित, जो अभिक्रिया होती है उसमें हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसमें वो कहता है कि जो अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है, मतलब कि जितना द्रव्यमान लेफ्ट हैंड पार्ट का रहेगा उतना ही द्रव्यमान राइट हैंड पार्ट का भी रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है। तो हमने सबसे पहले लिया 2BaSO4 लिया, ठीक है। फिर लिया क्या हमने 2AlCl3 लिया, ठीक है। बना क्या इससे बना BaCl2 प्लस Al2SO4। अब क्या संतुलित है, चेक करो। जो हमारे Ba है वो कितने हैं, 2 हैं, जी भैया 2 हो गए। इसके बाद क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 3 दूनी
6 है, इसमें कितने हैं 2 दूनी 4 जी हैं और क्लोरीन कहाँ गए, तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, हमें कितना चाहिए 6 यहाँ पर है तो 6 हमें चाहिए थे, ये ए गलत हो गया। अब बी को चेक कर लो बन। ठीक है, अब बी क्या है, यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है BaSO4 कितने हैं 3 प्लस 2AlCl3, इनसे बना क्या है, इनसे बना है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज। ठीक है, जी बना हुआ है। अब देखो क्या सही है, यहां पर कितने हैं Ba, इसमें Ba कितने हैं 3 है, यहां पर कितने 3 होगा Ba। अब SO4 कितने हैं यहां पर, जे देखो 3 SO4 है डायरेक्ट, तो हमने यहां क्या लिया SO4 ले लिया और 3 लिख दिया, तो ये भी सही है। एल्यूमिनियम कितने हैं 2 हैं, कितने हैं 2 हैं तो 2 जी आ गए। क्लोरीन कितने हैं 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन आ गए, यानी कि ये रिएक्शन हमारी संतुलित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बी आंसर हो जाएगा। अब सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सी भी गलत है और डी भी गलत है। नेक्स्ट पे जाओ। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं। अब एक क्या है, मतलब चुंबक के बारे में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्थितियां संभव हैं। सबसे पहले क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। ठीक है, 1 मैग्नेट जी है और हमने लिया 1 मैग्नेट जी लिया। ठीक है, ये क्या है एन ध्रुव है और ये क्या है एस ध्रुव है। ठीक है, इसमें जो बल रेखाएं गति करती हैं, अगर चुंबक के अंदर की बात करें तो इस प्रकार से गति करती हैं, यानी कि समांतर रहती हैं, और अगर बाहर की बात करें तो इस प्रकार से जो वृत्त होता है इसमें गति करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से गति करती हैं। ठीक है, एन से एस ध्रुव की ओर किस की गति करती हैं, एन से एस ध्रुव की ओर गति करती है। ठीक है, अब देखो तो पहला पॉइंट का क्या रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, अंदर हो सकती हैं लेकिन बाहर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रित वृत्त की हो सकती हैं। हाँ भाई, सकेंद्र वृत्त की जे है, जे सकेंद्र वृत्त की है, जे भी सकेंद्र वृत्त की है, जे भी और जे भी। ठीक है, इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, जे पॉइंट पूरी तरह से गलत हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, अगर प्रतिच्छेद करती होती तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो वहां का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो खत्म कर देती। ठीक है, तो इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सिर्फ ए और बी दो आंसर्स कैसे हो जाएंगे, मतलब कि हमारा सी वाला पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, जो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15वां, ये क्या है, मानव विकृत में विक्राणु नेफ्रॉन्स के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंदन से इनमें से किस पदार्थ का रचनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। दोस्तों एडिट क्वेश्चन इसके पहले जो L3 लेक्चर था उसमें भी आया था, उसमें पूछा गया था कि जो क्या होता है मूत्र विसर्जन क्रिया होती है उसमें किन 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 पदार्थों को निकाला जाता है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन था। उसी प्रकार से उसी टॉपिक से क्वेश्चन जे आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, मानव विकृत के विकिरण मतलब नेफ्रॉन्स में कि नलिकानुमा भाग होता है के द्वारा आरंभिक निस्पंदन से इनमें से किन पदार्थों का रचनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, मतलब कि किन पदार्थों को हम पुनः अवशोषित कर लेते हैं, ये पूछा है। ठीक है, अब देखो जो क्रिया होती है मूत्र विसर्जन की वो 3 पार्ट में होती है। कितने में होती है, जो मूत्र विसर्जन क्रिया होती है वो होती है 3 पार्ट में। तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें होता है एक होता है गुच्छीय निस्पंदन, फिर होता है पुनः अवशोषण और फिर होता है स्त्रवण मतलब निष्कासन होता है। ठीक है, तो उनमें से हमें सिर्फ पूछा गया है सेकंड पार्ट का, जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं पहले क्या होता है, ये देखो पहले होता है किसमें विकृत में क्या होता है, देखो जो किडनी होगी हमारी
विक्रक होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें देखो, इसमें होंगे रक्त होगा और क्या होगा, रक्त होगा इसमें, और साथ में क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ होंगे। क्या होगा, रक्त प्लस अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, पदार्थ होंगे। जो अब क्या होंगे, जो रक्त प्लस अपशिष्ट पदार्थ है दिए जाएंगे इसमें नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन्स, ठीक है। यानी कि आप इसे मान सकते हैं क्या, विकराणु, ठीक है, नेफ्रॉन्स में जाएंगे। इसमें क्या होगा, जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स क्या करेंगे इसमें, नेफ्रॉन्स में जाके दो इसमें नलियां होती हैं, उन्हें कहते हैं कि अभिभावी नली कहते हैं। एक को कहते हैं क्या, एक को कहते हैं अबबाही, क्या कहते हैं, अभिवाही बाही नली, और दूसरी क्या है, अबबाही, अबबाही, ठीक है। इन दोनों को मिला के कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है क्या, कोशिका गुच्छ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका, कोशिका गुच्छ, ठीक है। जो अभिवाही नली होती है, इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो अबबाही नली होती है उसका व्यास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बोमन संपुट में क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। क्या आएंगे, बोमन संपुट में आएंगे, बोमन संपुट। इसमें क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा, यहाँ रहेगा किससे, 1000 से लेके 1200, ठीक है। इसमें जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका जो जब दाब बढ़ता है तो क्या होता है, छनन पदार्थ आ जाता है, मतलब इनका क्या जो रक्त है उसका क्या हो जाता है, छनना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, छनन होने लगता है, छनन। जब छनन होगा तो क्या निकलेगा, इसमें पानी निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, यूरिया निकलेगा, यूरिया, यूरिया, और क्या निकलेगा, एक पानी, यूरिया, और क्या हुआ, लवण निकलते हैं, क्या निकलते हैं, लवण निकलते हैं, लवण, और क्या निकलता है, और भी अन्य चीजें निकलती हैं, अमीनो अम्ल निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, अमीनो अम्ल निकलता है, ठीक है। ये सब चीजें लिखी। अब क्या होगा, ये निकलते हैं ज्यादा मात्रा में, जब इसमें से छनन करेंगे तो ज्यादा मात्रा में निकलेंगे, लेकिन कुछ एक और भी क्रिया होती है, फिर क्या होगा इसमें, फिर होगा आवश्यक तत्वों को क्या होता है, पुनः अपशोषण लगता है। क्या होता है, आवश्यक तत्वों का क्या होगा, आवश्यक तत्वों का क्या होगा, पुनः अवशोषण होगा, पुनः अवशोषण, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो तत्व निकले हैं, कौन कौन से निकले, जैसे पानी निकला, पानी हुआ, यूरिया हुआ, यूरिया, इसके बाद क्या हुआ, अमीनो अम्ल हुआ, अमीनो अम्ल, ठीक है, अम्ल हुआ। इसके बाद क्या हुआ, हाँ ठीक है, ये हो गए। इन सबको क्या होगा, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। इसमें एक नियम आता है, हेलन लूप का नियम होता है, ठीक है। क्या होता है, हेलन लूप का नियम। इस नियम से क्या होता है, जो क्या है, जो अपसायक पदार्थ हैं, इनका क्या होता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। मतलब जो अधिक मात्रा में पदार्थ निकले हैं उनका जो जरूरत है शरीर को उनमें से ले लेता है, ठीक है। और शेष जो बचते हैं पदार्थ उनका क्या हो जाता है, शरीर से निष्कासन हो जाता है, ठीक है। तो किसका हो रहा है, पानी, यूरिया, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज। अब इसमें देखो क्या है, लवण, ग्लूकोज, वसा और जल नहीं, ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन नहीं, ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है, ठीक है। जिसका आंसर हो गया। अब और इसके लिए एनसीईआरटी का ये लगा हुआ है कि जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रहता है, जैसे जैसे मूत्र स्तनिका को में प्रभावित होता है, इस पदार्थ का चयनित पुनः अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनः अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। मतलब कि हमें कितना विलेय वर्ज्य क्या करना है, इसका उत्सर्जित करना है,
पर निर्भर करता है। प्रत्येक किडनी में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका, मतलब जो नलिका दिख रही ना ये वाली, ठीक है, संग्रह वाहिनी, लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश कर जाता है, जो किडनी को क्या कहता है, मूत्राशय से जुड़े रहता है। मतलब जो मूत्र वाहिनी है उसको, जो किडनी है उसे मूत्राशय से जोड़ता है, ठीक है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे। मतलब एक प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के द्वारा मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर किया जाता है। इसकी ठीक है, इतनी हमारे काम का था, ठीक है। ये एनसीईआरटी का कटिंग है, एनसीईआरटी, ठीक है, किसका है, एनसीईआरटी का है। और जब आगे जी उसी को बताया हुआ है कि पुनःअवशोषण होने वाले पदार्थ क्या क्या होते हैं। ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, पानी है और हेलन का लूप नियम है जिसके द्वारा इसका पुनः अवशोषण किया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है इस प्रकार से, इसमें क्या है, दी गई विद्युत विस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या क्या आएगा। मतलब एक पार्ट ए है और यहाँ पर बी है, इससे बनने वाले उत्पाद क्या है, एक AgBr है और एक KNO3 है। क्या है, KNO3 है। अब इसमें ऑप्शन में देखो AgNO3 प्लस KBr, Ag एंड HNO3, तो एक HBr, तो HBr तो जो होने वाला नहीं है, ठीक है, जी भी नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन AgNO3 और KBr, तो मतलब जी क्या है, Ag और जो Br है और ये क्या है, KNO3 है। तो मतलब Ag क्या है यहाँ पर पॉजिटिव होगा और Br क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर K क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और NO3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, इनने क्या क्रिया की, जे गया इसके साथ, जे क्या है, Ag है तो जे चला जाएगा इसके साथ और जे है इसके साथ चला जाएगा। यानी कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारे पास आएंगे एक स्थान पर आएगा क्या, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्या है, फिर क्या, Br, तो क्या आएगा, K पॉजिटिव आ जाएगा और Br नेगेटिव आएगा, ठीक है। जिस प्रकार से A और B के स्थान पर जाएंगे, ठीक है। जे जो इसका क्या हुआ है, डबल ऑक्सीकरण हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया है जो, ठीक है। और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि हमने इसके पहले एक क्वेश्चन को क्या किया था, संतुलित किया था, तो उसमें हमने क्या ध्यान रखा था, उसका जो द्रव्यमान है, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान है वो राइट हैंड साइड के द्रव्यमान के बराबर होगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें देख लो क्या है, तो पहला क्या है, स्थिर अनुपात के नियम को संतुलित करने के लिए, नहीं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम क्या लिए, जी करते हैं, ठीक है। पहला हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ जाओ। अब क्या है, जी लिखा हुआ है, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने कितने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि इसका जो कुल द्रव्यमान होगा वो इसके कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है, इस प्रकार से हमारे लगभग लास्ट चल रहे हैं। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों जो हमारा पहला लेक्चर था और पहले लेक्चर में हमने जहाँ क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ही से क्वेश्चन आया था कि ये क्या है, प्रकाश का विकिरण है। क्या है, प्रकाश का विकिरण है। इसमें क्या होता है, अगर हमें बताया होगा कि अगर एक अंधेरा कमरा लेंगे और इसमें से कहीं से प्रकाश गुजारेंगे, मान लो यहां से प्रकाश आ रहा, तो वो क्या होगा, इसमें जो क्या है धुएं के अणु हैं,
क्या है, धुआं के जो कण हैं इनसे टकराएगा और इस प्रकार से चारों ओर बिखर जाएगा, जिससे हमें वो मतलब कि हमें उजाला दिखाई देगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये होता है टिंडल प्रभाव के कारण। किसके कारण, टिंडल प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण। ठीक है, कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसके साथ और क्वेश्चन देख लो, तो इसमें से कुछ और ही उदाहरण हैं, वे भी देख लो। जैसे अगर हम बात करें कि जो हम क्या देखते हैं, पहले है जो हेडलाइट रहती है, तो जो कुहासा रहता है तो हेडलाइट में हमें रास्ता साफ दिखाई देता है। तो क्यों देता है, क्योंकि उसका क्या कारण है, प्रकाश का विकिरण। ठीक है, कुहासे में हेडलाइट के माध्यम से, हेडलाइट के द्वारा दिखाई देना। ठीक है, पहली बात। दूसरा जो क्या बोल रहे हैं, समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देना। फिर तीसरी बात क्या है, जो क्या होता है, आसमान होता है, आसमान। ठीक है, आसमान का नीला दिखाई देना। इसके बाद जो सूर्य होता है, सुबह एवं शाम को सूर्य का लाल दिखाई देना। ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब किससे होता है, प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। ठीक है, किससे होता है, प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्न दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं। दोस्तों, हमने जब सेकंड पेपर देखा था तो उसमें हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था। न्यूलैंड साहब ने अपना अष्टक नियम कब दिया था, 1865 में दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1865 में दिया था। इनकी आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। कितने थे, 56 तत्व थे। इनकी आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान पर या परमाणु भार पर। किस पर, परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, द्रव्यमान पर आधारित थी। ठीक है, इसमें जो नियम है वो क्या है, जो भारतीय संगीत के स्वर हैं 8, उन पर 7 उसी पर आधारित है। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा फिर से आएगा। ठीक है, तो कितने हैं, 8 स्वर हैं। सा, रे, गा, मा, पा, दा, धा, नी, सा। ठीक है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि जो हमारे पहले तत्व के गुण होंगे सेम गुण किसके होंगे, हमारे 8वें तत्व के गुण होंगे। ठीक है, अब इसके लिए देखो जी आ गया, क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। एक ऐसा नियम जो बताता है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार किस पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है, के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और आगे जाओ। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार, किसके, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म रखता है। ठीक है, ये क्या है, संगीत के सप्तक के तुलना की जा रही है। ठीक है, अब और देखो आगे, इसमें क्या है, 56 तत्व मौजूद है। ठीक है, कितने 56 तत्व हैं। ऐसे सिद्धांत केवल कहां तक सही है, ये कमी क्या है इसकी, कैल्शियम तक सही है सिद्धांत। ठीक है, ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद के तत्व हर 8वें तत्व का गुण धर्म पहले तत्व से मिल नहीं पाता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या है, जो हमारी अक्रिय गैसें हैं, यानी कि फिर जो क्या है, जो हमारी मतलब कि मान सकते हैं क्या कि जो हमारे आवर्त सारणी के शून्य गुण के तत्व हैं उनकी खोज उस टाइम पर नहीं हुई थी, और उनकी खोज क्या हुई, बाद में हुई, तो उनके खोज होने के कारण ये नियम पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा नियम देख जी क्या आएगा, सा, रे,
गा मा पा धा नी, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, गैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बढ़ेंगे। अब जैसे हम कहांगे फ्लोरीन में आएंगे, फिर आएंगे क्या, लिथियम में, मतलब कि जो गुण लिथियम के होंगे वही गुण किसके होंगे, सोडियम के होंगे। तो वर्तमान की आवाज सारणी में ही इसी को बनाया गया है, लेकिन निश्चित मतलब कुछ हद तक सही है, हर टाइम तक सही नहीं है, ठीक है। तो ये इसके लिए हो जाएगा। फिर क्या आएगा, पोटेशियम के वही गुण होंगे, वहीं क्या कॉपर और रोडियम के होंगे, जो यहाँ से गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक माना जाता है कि यहाँ तक ये सही रहेगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखो, आंसर बताते बताते क्वेश्चन भूल जाते हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं, तो लिथियम और सोडियम के, ठीक है, आंसर जो हो जाएगा। फिर क्या है, बी क्या है, सोडियम और मैंगनीज के। अब सोडियम और मैंगनीज के गुण समान नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि Na कहां पर है, जे है, और मैंगनीज जे है, तो जे अलग अलग किस में आ रहे हैं, वर्ग में आ रहे हैं, इसलिए इसके गुण समान नहीं होंगे, ठीक है। तो जे गलत रहेगा, ठीक है। तो इसमें जी हमारा ए हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ो। एक प्रकाश की किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण के बराबर होगा। मतलब कि जो बताया है कि जो एक प्रकाश की किरण है दो माध्यमों को पृथक करने वाली, मतलब कि एक जी मान लो क्या है, एक जी है, कांच है, मान लो यहाँ पर कांच है, और जी क्या है, यहाँ पर हवा है, वायु, ठीक है, क्या है, वायु है। अब इसमें क्या हुई, एक किरण क्या हो रही, आपतित हो रही है इस प्रकार से, ठीक है। आपतित एक पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। जी इसका क्या है, अभिलंब है, अभिलंब के अनुदिश आपतित होगी, मतलब इसी साइड से आएगी, ठीक है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, जब हमें पता है कि जब कोई किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, अभिलंब से ही वापस जाती है। तो जब जहाँ से आपतित हुई है उसी से वापस चली जाएगी, तो यानी कि इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, मतलब कि 0 डिग्री का एंगल होगा। कितने का होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि अभिलंब पर जो किरण आपतित होती है उसी से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस पेपर के L4 पेपर के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए लास्ट तक थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हाँ, अगर उसमें कोई गलती है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, आप उसे अनलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती नहीं है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।